हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो हमने महाट्रांसफो के लिए सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको लगभग 28 सेशन आपको दिए हुए हैं रिलेटेड टू योर महाट्रांसफो सिलेक्शन सीरीज। एंड आज का हमारा जो सेशन है वो है हमारे पास 29 नंबर का। तो इससे पहले जितने भी सेशन अगर मैं आपने नहीं देखे रहेंगे ये 28, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इन सभी सेशन को एक बार देख लीजिएगा, सो दैट आपका जो सिलेक्शन रहेगा महाट्रांसफो के लिए वो पक्का हो जाए, राइट। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे, राइट। एंड जो भी मैं सेशंस लेता हूँ उसके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। सो वहां पर आप सिंगल क्लिक में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एडुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, और हर जगह पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाई हुई है। एंड साथ ही साथ आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। और मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन, राइट। तो इस सेशन में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम। जो हम मतलब कंट्रोल सिस्टम से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो हम देखने वाले हैं लगभग 15 क्वेश्चन। तो इस सेशन को मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, सो दैट जो कंट्रोल सिस्टम एक बहुत इजी टॉपिक माना जाता है, बट उसमें से अगर आप 100% अगर मार्क्स गेन कर लेते हो तो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या। देखो क्या बोला गया है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम हैज द जीरो। जीरो, इस सिस्टम के जो जीरोस है बेसिकली वो जीरोस कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के। तो एक जीरोस लाई कर रहा है आपके पास, एक जीरोस लाई कर रहा है सपोज एस इज इक्वल टू -1 पर। और एंड आपके पास ध्यान से देखना, उन्होंने बोला एंड अ पोल। पोल कहाँ पर लाई कर रहा है, ध्यान से देखना, पोल कहाँ पर लाई कर रहा है बच्चा। पोल लाई कर रहा है आपके पास -2 पर, राइट। पोल कहाँ पर लाई कर रहा है, एस इज इक्वल टू -2 पर। एंड द गेन फैक्टर, ध्यान से देखना, गेन फैक्टर का ही मतलब होता है आपके पास, गेन फैक्टर का ही मतलब होता है, किसी किसी बुक में इसको बोला जाता है डीसी गेन। क्या बोला जाता है, डीसी गेन, राइट। या फिर आप इसको गेन बोलो, डीसी गेन अलग कंसेप्ट होता है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो इसको बस गेन ही बोल दो, डीसी गेन नहीं, इसको बस गेन ही बोलना, राइट। और गेन किससे दिखाते हैं हम, के से। तो इस के की जो वैल्यू दी गई बच्चा वो दी गई है 2, राइट। और उन्होंने बोला है कि स्टेप इन इन यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आपको पूछा हुआ है। अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या रहेगा आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आपको सभी को पता होगी कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है सर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन। ऑल इनिशियल कंडीशन हम क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या है आपके पास, तो बच्चा ये आपके पास है सर आउटपुट, और ये सर हमारे पास क्या है सर, इनपुट। बट क्या है सर, दोनों का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और इसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो ये सपोज जी ऑफ एस रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर सिस्टम का जो आउटपुट रहेगा वो ध्यान से देखना सर, ट्रांसफर फंक्शन को अगर सपोज मैं सर इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा सर, आउटपुट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बच्चा ये बोला है कि अगर आप ये इनपुट यूनिट स्टेप रखते हो, यूनिट स्टेप रखते हो, राइट, मतलब कैसा, यू ऑफ टी। और यू ऑफ टी मतलब क्या, ऐसा स्टेप जो आपके पास एट टी इज इक्वल टू 0 पर 1 पर पहुंचे, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 रहे एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये यू ऑफ टी का मतलब ग्राफ होता है ना, राइट। तो इस तरीके का अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन देते हो इस तरीके के सिस्टम को, मतलब ऐसे ट्रांसफर फंक्शन को, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वही उन्होंने पूछा है। तो आपको ये पूछा है जब आप इनपुट दोगे यूनिट स्टेप, राइट। तो ये जो यूनिट स्टेप है इसका अगर मैं सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो क्या बनेगा, 1/s बनता है, राइट। सभी को पता है यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s। तो बेसिकली उन्होंने आउटपुट पूछा है, तो आउटपुट कैसे निकालेंगे हम, आउटपुट हम ऐसे निकालेंगे सर, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको अगर सपोज मैं इस 1/s से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। और रिस्पॉन्स पूछा, ध्यान से देखना, रिस्पॉन्स हमेशा आपके पास टाइम डोमेन में होता है, किसमें होता है सर, टाइम डोमेन में होता है, राइट। टाइम डोमेन में रहता है, मतलब अगर ये सभी की सभी चीजें अभी किस में है,
सर ये सभी की सभी चीजें हमारे पास अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, राइट। तो अगर मुझे टाइम डोमेन में चाहिए, मतलब ये आउटपुट अगर सपोज मुझे टाइम डोमेन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, जो भी रिस्पॉन्स है उसका क्या ले लूंगा मैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई विद 1/s लेंगे, और उसका अगर हम यूनिवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज उन्होंने बेसिकली पूछी क्या रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत है। तो अगर मैं एक नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन निकालूं तो वो क्या रहता है सर, समथिंग गेन मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो गेन अगर मैं सपोज के लेता हूं तो न्यूमरेटर में क्या होता है सर, न्यूमरेटर में आपके पास जीरोज होते हैं, जो कि आपके पास s इज इक्वल टू -1 पर आपके पास जीरो है, तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, s+1 इज इक्वल टू जीरो, ये एक फैक्टर बनेगा। और यहाँ से आपके पास क्या फैक्टर बनेगा सर, s+2 इज इक्वल टू जीरो, ये एक फैक्टर बनेगा। तो ये दो फैक्टर अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, k इंटू s+1 अपॉन s+2 बनेगा, राइट। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बना, राइट, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है। अब कुछ नहीं, आप सभी को बताना है कि अगर आपको आउटपुट निकालना है, मतलब r(s) निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे सर, k इंटू s+1, राइट। अब k की वैल्यू ध्यान से देखना, k की भी वैल्यू कितनी बेटा, 2 है ना, तो हम k की भी वैल्यू तो पुट ही कर देते हैं। तो 2 इंटू s+1 डिवाइड बाय s+2 बनेगा। और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इनपुट 1/s से, राइट। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको क्या चीजें दिख रही है, तो 2s+1 डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हो आप, s इंटू s+2, राइट। तो ये आपके पास r(s) बना है, जो कि आपको आउटपुट ही मिला है, ध्यान से देखना, ये आपको बेटा आउटपुट ही मिला है। बट इसको मैं रिस्पॉन्स नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि इसका सर हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या बोलेंगे सर, आउटपुट बोलेंगे। बट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे ले सकते हैं, जब हम इसको पार्शियल फैक्टर में एक्सपांड करेंगे, मतलब a/s प्लस b/s+2 बनेगा, राइट। अब बच्चा बच्चा जानता होगा कि भाई a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, a की वैल्यू हम तब निकालेंगे सर जब हम वही ट्रांसफर फंक्शन लेंगे s+1 डिवाइडेड बाई, जिस एक के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको छोड़ देंगे एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन में, तो एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन में ये चीज बचेगी। एंड वहां से हम क्या करेंगे सर, s इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, राइट। तो ये रेसिडियल मेथड आप सभी को पता रहेगी। तो अगर मैं यहाँ से s इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू बन जाएगी वही 1, राइट। तो a की वैल्यू 1 बन चुकी है। वैसे आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना, बट उसमें क्या करना है सर, जो b के नीचे सर जो फैक्टर होता है उसको छोड़ के हम लिखते हैं, राइट। और यहाँ से जो फैक्टर है उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, s इज इक्वल टू -2 बनेगा, तो s इज इक्वल टू -2 पर आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो 2 - 2 + 1, अच्छे से देखना यहाँ पर जगह कम है, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास -2 बनेगा, तो ये -2 गेट्स कैंसिल, तो ये -1 डिवाइड बाय -2, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 1/2 बनेगा, राइट। 1 बाई माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ -1/2 नहीं बनेगा, तो यहाँ से -1 रहेगा ना, -1 डिवाइड बाय -1, मतलब b की भी वैल्यू कितनी बनेगी बेटा आपके पास, 1 बनेगी। तो ये शायद दिख नहीं रहा होगा। तो हम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो r(s) है, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो a की वैल्यू बनी थी 1, तो 1/s प्लस 1/s+2, तो अगर मैं इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, राइट, तो इसका अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये क्या बनेगा सर, 1/s मतलब क्या, u(t), राइट। अब प्लस 1/s+2 मतलब e⁻²t इंटू u(t), राइट, यही रहेगा ना। तो u(t) को अगर मैं माइनस लूंगा तो 1 + e⁻²t इंटू u(t), तो ये आपके पास क्या बनेगा सर, r(t), और ये जो r(t) है, दिस इज नथिंग बट योर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, आप बोल सकते हो। स्टेप आपने जब ये यूनिट इंपल्स दिया तो उससे हमें जो रिस्पॉन्स मिला, दैट इज नथिंग बट यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। याद रखना, किसी किसी बुक में u(t) को नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, राइट। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, e⁻²t, ऐसा भी लिख सकते हो, तो जो आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, राइट। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो यूनिट स्टेप इनपुट इज, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर पूछा गया है। देन आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट एरर कब मिलता है, राइट। तो स्टेडी स्टेट एरर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे, तो ये सपोज एक रिस्पॉन्स है, मतलब मैं इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज ये हमारे पास इनपुट है, ध्यान से देखना, ये इनपुट सपोज यूनिट स्टेप दिया मैंने, एंड
यूनिट स्टेप ही इनपुट दिया हुआ है, एंड उसके हिसाब से अगर मैं सपोज आउटपुट को अगर देखूँ तो हमारे पास इस केस में यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, जो डिफरेंस होता है ना इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, दिस इज नथिंग बट योर स्टेडी स्टेट एरर, राइट ना। तो ये स्टेडी स्टेट एरर आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में मिलता है, राइट। और यहाँ अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो जो पहला पार्ट रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, राइट ना, ट्रांजिएंट स्टेट हम बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर होता है हमारे पास स्टेडी स्टेट। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते बैठूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने सेशन लिए हुए स्टेडी स्टेट। तो जिसको भी इसका थ्योरी वाला पोर्शन अगर मिस किया होगा किसी ने, तो इसका सेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है स्टेडी स्टेट एरर से, राइट। तो सबसे पहले आप पता होगा कि स्टेडी स्टेट एरर सर दो चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है सर। एक होता है हमारे पास टाइप ऑफ द सिस्टम, राइट, एंड उसका दूसरा होता है सर आपके पास गेन, राइट। तो उस गेन के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो सिस्टम का हम टाइप क्या बोलते हैं हमेशा, तो टाइप निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए, जो कि हम हमेशा लेते हैं जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो अभी हमारे पास एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। तो यूनिट फीडबैक सिस्टम है, तो ये जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होगा सर, ये दोनों तो चीजें सर कास्केड है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। दैट मीन्स सर 3 मल्टीप्लाई 15 तो ये 45 आ जाएगा, चलो मैं लिख के ही लेता हूँ। तो 3/s+15, ये पहला ब्लॉक मल्टीप्लाई होगा 15 डिवाइड बाय s+1। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप क्या बोलोगे सर, 45 डिवाइड बाय s+15, राइट। एंड यहाँ पर क्या होगा बच्चा, s+1, राइट। तो ये चीज़ आप सभी को मिली, यस, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से ये अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो कोई भी पोल हमारे पास ओरिजिन पर नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से बताऊँ, आपको अगर पता होगा तो मैंने यहाँ पर टाइप्स आपको पढ़ाए थे, राइट ना, कि टाइप क्या होता है कि सर s⁻p की जो p की वैल्यू होती है वही हमारे लिए टाइप होता है, राइट। तो अब यहाँ हमारे पास s इंटू समथिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर s है नहीं, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि s⁻0। अब किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि s⁻0 है, सपोज ऐसा समझ लो कि यहाँ पर 1 है, राइट। तो 1 ये ऐसा लिखा तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि s⁻p, तो हम देख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 0 है। मतलब इस सिस्टम का आपके पास टाइप कितना है बच्चा, तो टाइप सर हमारे पास 0 है। अब जैसे आप सभी को पता होगा कि जैसे टाइप 0 हो जाता है तब हमारे पास k की वैल्यू निकालनी होती है। तो k की वैल्यू क्या होती है टाइप 0 के लिए, लिमिट s टेंस टू 0, सिंपली हमारे पास जो भी g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें s⁻0 पुट करके s टेंस टू 0 पुट करके हमने जो भी वैल्यू मिलती है वो k की मिलती है, मतलब 3, या फिर मैं बोलूँगा अभी 45 डिवाइडेड बाय s+15 है ना, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ s+1 हो जाएगा। और इसमें हमें बेटा लिमिट s टेंस टू 0 पुट करना है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 45 डिवाइड बाई 0 प्लस ये 15, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 1, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो k की वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। k की वैल्यू बन जाएगी 3। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर द टाइप 0 सिस्टम क्या होता है, 1/1 प्लस kp होता है। तो ये kp की वैल्यू होती है ना। तो ये सभी चीज़ें जिनको नहीं पता चल रही भाई, इसका थ्योरी सेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लेना, ओके। तो किसी को अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप क्या बोलोगे, 1/1 + 3 करेंगे तो सर 1/ ये 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 0.25। अगर यही स्टेडी स्टेट एरर आपको बच्चा परसेंटेज में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे सर, 0.25 मल्टीप्लाई विथ 100, तो दैट मीन्स 25%। तो देखो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आंसर है आपके पास ऑप्शन ये, राइट। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं स्टेडी स्टेट एरर के। जैसे अगर मैं सपोज टाइप 1 सिस्टम की बात करूँ तो स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/kV, राइट। ये टाइप 1 के लिए, किसके लिए, टाइप 1 के लिए। जिसको अभी सपोज नहीं देखा सेशन तो एक बार देख लेना, बट ये अभी मैं थोड़ा सा मतलब रिवाइज करके दे रहा था। तो टाइप 2 के लिए क्या होता है स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला, 1/k। और kv की वैल्यू क्या होती है, लिमिट s टेंस टू इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। एंड के ए की वैल्यू क्या होती है, लिमिट s टेंस टू 0 s² इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये थ्योरी सेशन ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर बताने का मुझे लगता है ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, और ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन थे। क्या बोला है, ब्लॉक डायग्राम शो इन द फिगर एज इक्विवेलेंट टू, इस इक्विवेलेंट इसके बराबर कौन कौन से डायग्राम आपके पास सही है। तो सबसे पहले कभी भी अगर ब्लॉक डायग्राम का एक क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक रूल याद रखना है।
ब्लॉक डायग्राम में आपके पास आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। अब डायग्राम में कुछ भी चेंज करो, अगर आउटपुट चेंज हुआ तो वो ब्लॉक डायग्राम इक्विवेलेंट नहीं रहेगी। अभी अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो ये क्या है बच्चा, तो दिस इज माई समिंग पॉइंट राइट ना, इसको हम क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट बोलते हैं राइट ना, दिस इज माई समिंग पॉइंट। अब ये समिंग पॉइंट है तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर आउटपुट में क्या बोल सकता हूँ सर, देखो सर ये हमारे पास जी, ये सर जी देखो सर यहाँ पर मिला है, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ इस पॉइंट पर हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो इस पॉइंट पर अगर मैं आउटपुट बता दूं तो कुछ नहीं होता, आउटपुट हमेशा किसी भी ब्लॉक का, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, उसको क्या इनपुट मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास क्या मिलेगा, जी इंटू आर मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट पर बताऊँ आउटपुट क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, उसका ब्लॉक और उसको इनपुट में क्या मिल रहा है सर, इनपुट में आर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस डॉट पर हम बोल सकते हैं आउटपुट हमारे पास सर एच इंटू आर मिलेगा। तो आउटपुट हमें जो सी की जगह पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो एक तो सर देखो अभी हमारे पास जी इंटू आर ये मिलेगा सर, और ये माइनस में आ रहा है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एच इंटू आर हो जाएगा। तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एच इंटू हमारे पास आर हो जाएगा राइट। तो हमें ओवरऑल आउटपुट क्या मिला, तो सी इज इक्वल टू जी आर माइनस एच इंटू आर मिला। तो ये हमारे पास आउटपुट है ओरिजिनल डायग्राम का। अब हम इन दोनों डायग्राम के लिए कंपेयर करके देखेंगे क्या ये हमारे पास आउटपुट मैच हो रहा है। अगर मैच होगा तो इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम रहेगी। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखना ये सी है राइट, इस पॉइंट पर अगर हम देखें या फिर आउटपुट ही सीधा सीधा देखें तो इसका देखना ये इज इक्वल टू किसके बनेगा सर, इसके पीछे ब्लॉक क्या है सर, जी माइनस एच है, एंड उसके लिए मल्टीप्लाई क्या होगा, आर होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जी आर माइनस एच इंटू आर, इसका मतलब सर ये डायग्राम मैच हो गई सर हमारे लिए राइट। मतलब पहला ऑप्शन तो मैच हुआ सर। अब हम दूसरे को देख लेते हैं, तो दूसरे का आउटपुट क्या मिलेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। तो इस बिंदी के पॉइंट पर अगर आप आउटपुट देखोगे तो आप बोलोगे सर जो भी इसके पीछे ब्लॉक है वो मल्टीप्लाई बाय उसका इनपुट राइट। तो यहाँ पर हमें आउटपुट वो मिला, तो वो सेम चीज देखना इस फॉरवर्ड पाथ से यहाँ पर मिलेगी एच इंटू आर। बट इस पॉइंट पर अगर मैं सपोज आपको बता दूं, इस पॉइंट के ऊपर सपोज मैं आपको बता दूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट पर जो आउटपुट मिलेगा ना बेटा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो क्या मिलेगा सर, इसका ब्लॉक क्या है सर, जी इंटू एच है, सर जी डिवाइड बाय एच है, और इनपुट क्या है सर एच इंटू आर है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये डिवाइडेड बाय एच और ये मल्टीप्लाई बाय एच कैंसिल, तो दिस इज माई एच आर राइट। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपके पास, तो यहाँ पर बेसिकली आपको जी इंटू आर ही मिला है। तो आप आउटपुट में क्या बोल सकते हो सर, जी आर, ये देखो सर प्लस हुआ और माइनस इधर से एच इंटू आर हुआ। तो इसका मतलब सर ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है सर, ये भी मैच हो रहा है हमारे ओरिजिनल आउटपुट से। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन सही है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम राइट। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन सॉल्व करना होता है। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पर भी बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से देखेंगे। मुझे बताना, जब ये दो ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है राइट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है, आपको इक्वेशन पूछा है, तो वो क्या होता है, वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना हमारा राइट। तो ठीक है, अब ये दो चीजें कैस्केडेड है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंगली क्या लिख सकते हैं, इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। अभी मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एक ही मेथड बताऊंगा। तो ये कैस्केड रहेंगे तो ये पूरा ओवरऑल ब्लॉक क्या मिलेगा, 4 त्रिकम 12, तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे ना, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा भाई 12 डिवाइड बाय एस प्लस 1 राइट। तो ये एक ब्लॉक बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। चलो ब्लॉक डायग्राम निकाल कर ही समझा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। तो देखो ये ऊपर वाला अगर जो ब्लॉक है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर ये 12 होगा डिवाइड बाय एस प्लस 1 होगा राइट। और ये जो फीडबैक एलिमेंट है तो उसको हम ऐसा ही रहने देंगे, उसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू एस प्लस 10 राइट। और यहाँ पर समिंग हुई है और निगेटिव फीडबैक है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना निगेटिव है, और यहाँ से इनपुट ध्यान से देखो भाई आर ऑफ एस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एरर मिलता है जो आप सभी जानते हैं, एंड यहाँ से उन्होंने आउटपुट लिया हुआ है राइट, लाइक दिस, और यहाँ पर फीडबैक लेकर ये आउटपुट लिया हुआ है राइट। तो इस तरीके से है, तो इसमें ये देखना ये एच ऑफ एस है और ये आपके पास अभी ओवरऑल जी ऑफ एस बना है। तो ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस
जी ऑफ एस मतलब 12 डिवाइड बाय एस प्लस 12 इनटू आपके पास h की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय एस प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ध्यान से देखना, तो 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 120 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर बेटा अगर सॉल्व कर लेते हो तो ये क्या होगा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 10। तो इस ये डिनोमिनेटर से मैंने पूरा इस 1 को मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्लस 120 ओवरऑल सबका डिनोमिनेटर आ जाएगा जो कि हमारे पास एस प्लस 1 हो जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो ही हो जाएगा ना, मतलब हमारे पास बचेगी क्या चीज़ें बस सर एस प्लस 1 इंटू एस प्लस हमारे पास 10 प्लस 120 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस हमारे पास 10 प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम देखें तो एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 130 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बना बच्चा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CE बना। तो देख सकते हो आप कि ये हमारे पास आंसर बन चुका है। वेयर इट इज योर आंसर, द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, राइट। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इनको बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास दिया गया है क्या है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस 2dx अपॉन डी टी प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन आपके पास पूछा गया है, जो आपके पास अंडर डैम्प है कि ओवर डैम्प है, स्टडी है, क्रिटिकल कैसा है, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल डैम्प ओवर डैम्प ये सब चीजें आप कब निकाल सकते हो, जब आपको क्या पता रहे भाई जीटा पता रहे, राइट। जीटा के हिसाब से हम ओवर डैम्प अंडर डैम्प बोलते हैं ना, राइट। तो इसके तो रेंज में आप ये आगे भी बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं थ्योरी में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट। तो इसका हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये देखना डबल डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर, राइट ना, डबल डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर किसका डेरिवेटिव सर एक्स का, तो यहाँ पर एक्स ऑफ एस लिखेंगे प्लस 2 सिंगल डेरिवेटिव तो इसलिए बस यहाँ पर एस ही आ जाएगा एक्स ऑफ एस। यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं तो एस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मतलब 2 इंटू एक्स ऑफ एस रहेगा इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो। तो ये ध्यान से देखना, ये आपके पास कितना बनेगा भाई, ये बनेगा इनपुट कुछ नहीं तो सपोज ये 1 बनेगा, राइट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ले लिया 1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यस। तो यहाँ से अगर मैं बता दूँ तो एक्स ऑफ एस है, इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 1 बनेगा। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगी चीज़ें, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 बनेगा। तो ये क्या होता है हमारे लिए, तो ये होता है बच्चा डिनोमिनेटर ऑफ दी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का। तो इसको मैं सपोज यू ऑफ एस ले, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, राइट। और अगर हम स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर बात करूँ फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो वो क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस एस स्क्वायर सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अंडर रूट 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये आपके पास ओमेगा एन मिला, राइट। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आप अगर देख रहे हो तो 2 है, तो आप क्या बोल सकते हो, तो सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर यार यहाँ से, तो जीटा की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन ओमेगा एन, राइट। तो 1 अपॉन ओमेगा एन मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये जीटा जो बन चुका है तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 मतलब 0.707। तो आप देख सकते हो कि जीटा की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आ चुकी है। तो जब भी आपके पास जीटा की वैल्यू लाइज इन बिटवीन 1 एंड 0 होती है तो सिस्टम हमारे पास अंडर डैम्प होती है, ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में भी। तो सिस्टम हमारे पास क्या रहेगी अंडर डैम्प। एंड जब आपके पास जीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो सिस्टम होती है क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प्ड, राइट। एंड जब हमारे पास जीटा की वैल्यू होती है 0 तो उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, ओके। एंड जब हमारे पास जीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो तब हमारे पास सिस्टम होती है ओवर डैम्प, राइट, ओवर डैम्प। तो आप मुझे बताओ कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं हम, जीटा की वैल्यू 0.707 मतलब इस कैटेगरी में, तो अंडर डैम्प हमारे पास सिस्टम रहेगी। तो देखना आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से, और इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए हुए, याद रखना, लाइटली मत लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बट बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया गया है, मतलब ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। सबसे पहले ये जो दिया गया है, दिस इज नथिंग बट योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। देन उन्होंने बोला है केवी, मतलब एरर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट पूछा है, तो केवी आपको पता होता है ना, केवी आपको पूछा है, तो केवी क्या रहता है सर, लिमिट एस टेंस टू जीरो यस इनटू, याद रखना यहाँ पर होता है आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ब्रैकेट में आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है बेटा। तो आपके पास ध्यान से देखना, क्लोज लूप है तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि जब भी आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि जो क्लोज लूप का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है ना, राइट, तो उसमें आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को एज इट इज रख के जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से न्यूमरेटर माइनस करना होता है। ये मैंने आपको ट्रिक दी हुई है, राइट। तो अगर मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं सर, जो क्लोज लूप है उसका न्यूमरेटर एज इट इज लिखो, तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, उसमें से मुझे न्यूमरेटर को माइनस करना है तो ओमेगा एन स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे सर, ये दो चीजें प्यार से कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर हमारे पास बचेगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, राइट। तो अगर मुझे इसका टाइप निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको अगर मैं एस कॉमन लेता हूँ सपोज, तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन आपके पास बचेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो चुका है। तो अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर लेते हो बेटा, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन आपके पास बचेगा। तो ध्यान से देखना, ये एस एस कैंसल आउट, तो आप क्या बोलोगे ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो एस की भी वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ इज इक्वल टू जीरो, तो 2 0 प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, राइट। तो ओमेगा एन ये वाला और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ओमेगा एन डिवाइड बाय 2 जीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बनेगी सर, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू बनेगी। तो ये याद रखना है सीधा सीधा, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार पूछा जाता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैंने देखो कितना शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश की, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आप मेरा सेशन देख रहे हो तो आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पता चल चुकी है, राइट। शॉर्टकट ट्रिक आपको पता चल चुकी है, तो यही फायदा होता है सेशन, यूट्यूब के सेशन देखने का, राइट। तो चलो आगे देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला है, फॉर द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्वो सिस्टम ऑफ द यूनिटी फीडबैक विल बी द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो गिवन बाय, राइट। ध्यान से देखना, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने क्या बोला है। तो उन्होंने ये बोला है बेटा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दी गई, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया गया है, जो कि आपके पास जी ऑफ एस है इज इक्वल टू 5 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4 है, राइट। और उन्होंने बोला है कि जो फीडबैक है वो आपके पास एच ऑफ एस का है, वो है आपके पास यूनिटी, राइट। तो अगर आपको डैम्पिंग रेशियो निकालना है, जीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितनी रहेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, जो आपके पास एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस आपके पास क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको क्या चाहिए सर, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो हमारे पास जब जी ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच एंड एच ऑफ एच होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है सर, वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। तो यही चीज हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 प्लस 5 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा भाई, जीरो, क्योंकि एच ऑफ एस की वैल्यू तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने की से कोई मतलब नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर, ये एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा, ये 7s बन जाएगा, और ये आपके पास 12 बन जाएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो। ये मल्टीप्लाई किया जस्ट मैंने दो ब्रैकेट को। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 7 एस स्क्वायर प्लस 7 यस प्लस ये 12 इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या बोलोगे सर, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है सर 12, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 12 रेडियन पर सेकंड। बट वो नहीं चीजें पूछा आपको, क्या पूछा गया है, बोला गया कि आपके पास जीटा की वैल्यू क्या रहेगी। तो जीटा हमने देखा, तो जीटा इसमें सर 2 ओमेगा एन इज इक्वल टू हम देख रहे हैं सर 7 है,
तो ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा सर, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 12 कर देंगे तो हमें जीटा की वैल्यू मिलेगी। फिलहाल तो मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 12 कर देंगे तो आपका आंसर कितना बन रहा है। यस, कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत किया क्या, तो स्क्वायर कुछ गलत किया क्या, क्योंकि आंसर तो नहीं हो रहा है भाई मैच। अरे अरे अरे, यहाँ पर 5 बच गया ना, आई एम सॉरी, यहाँ पर 5 बच गया ना, इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर प्लस ये 7s प्लस ये 12 प्लस ये 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, राइट। कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, और ये सिली मिस्टेक नहीं बोल सकते आप इसको, ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। तो ये 17 और ये आपके पास 12। इसका एक और मैं शॉर्टकट आपको चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो ये आपके पास 12 की जगह पर कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 17, राइट। अंडर रूट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 7 के बराबर है, तो अंडर रूट 17 करोगे तो इसको सॉल्व कर जब करोगे तो 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई फिर से अंडर रूट 17 करोगे तो आपके आंसर वैल्यू मिल रही है सर 0.84 आपके पास मिल रहा है। अब ध्यान से देखना आगे ना, आपके पास जीटा की वैल्यू लेस देन 1 और आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी सिस्टम अगर कभी पूछी जाती तो हम बोलते हैं ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, राइट ना, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। और याद रखना कंट्रोल सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या तो जीटा या तो ओमेगा एन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, अंडर डैम्प ओवर डैम्प, ये सब चीजें आती ही आती, ये क्वेश्चन करके ही जाना, और जब सॉल्व करोगे ना तब मुझे बता सकते हो कि सर यस बिल्कुल सही। अब मैं आपको दूसरा एक मेथड देता हूँ, ये तो मेथड हुआ 1। अब दूसरा मेथड ये है कि आपको पता है ना कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब सर ये न्यूमरेटर है यानी इसका डिनोमिनेटर है। और आप सभी को पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या होता है बच्चा, डिनोमिनेटर होता है जब हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यही होता है, राइट। तो अगर मैं इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, तो दूसरी भी मैं एक शॉर्टकट अभी मैंने बताया था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं चाहता हूँ तो आप क्या करोगे सर, न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, देन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ है, तो न्यूमरेटर ओपन लूप का एज इट इज तो 5 प्लस एस प्लस 3 इंटू एस प्लस आपके पास 4 और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखना आपके पास क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस आप क्या बोलोगे सर 7s प्लस आपके पास ये 12 प्लस इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, एस 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस आप बोलोगे सर ये 12 और 2 17, राइट। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर है ना, तो यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, तो देख रहे हैं सेम ही है, राइट। तो आप कौन सा भी अप्रोच यूज करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बुक जैसा बोल रहा है वैसा ही करना है। तो इफ यू नो द कंसेप्ट ना, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो दिस इज माय मेथड नंबर 2 एंड पहले हमारे पास मेथड नंबर 1। तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते क्या है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे हम, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने क्या बोला ध्यान से देखना, अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ध्यान से देखना, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस यस। इस तरीके का आपके पास सपोज एक सिस्टम है और ये क्लोज लूप सिस्टम है, ध्यान से देखना। तो इसको आप और डेफिनेटली एक इनपुट दोगे और आपको एक क्या मिलेगा भाई, आउटपुट मिलेगा, राइट। तो फॉर द इनपुट आर ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन में दिया है, उन्होंने बोला है कि एक साइन ऑफ टी आप एक इसको इनपुट दे रहे हो, फिर उन्होंने बोला है कि इसका सी ऑफ टी क्या होगा, राइट। तो इसको मैं आसानी से बता रहा हूँ, कुछ नहीं। तो ध्यान से देखना कि जो ट्रांसफर फंक्शन में जादू होती है ना, तो ट्रांसफर फंक्शन इनपुट में कुछ चेंजेस करके देता है, ध्यान से देखना। तो इनपुट में दो चीजें बदल सकता है ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है आपके पास फेज एंगल और दूसरा होता है सर वहां पर मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें आपके पास बदल सकता है। तो ये दो चीजें वो बदल सकता है करस्पॉन्डिंग टू यूर ओमेगा वैल्यू कितनी इसके हिसाब से वो बदल सकता है, कैसे, ध्यान से देखना। अब सपोज मैं इस ट्रांसफर फंक्शन का फेज ओवरऑल फेज एंगल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा फेज एंगल, तो आप बोलोगे सर फेज एंगल ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, मैं अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 1/, देखो डीसी का एंगल कितना होता है सर, डीसी का कितना एंगल होता है सर, आप बोलोगे सर 0 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप एंगल निकालते हो, उससे पहले ध्यान से देखना, उससे पहले हम एक चीज ही बता देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है। तो साइन सपोज ओमेगा टी मैं बोलूँ तो देखना टी का कोएफिशिएंट ही हमारे पास ओमेगा है, मतलब इस केस में ओमेगा की वैल्यू सर हमारे पास 1 रेडियन पर सेकेंड, यस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो एंगल लिखने से पहले मैं सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को लिखता, तो 1 प्लस, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, साइन जे, मतलब हम बोलेंगे ना यहाँ पर जे ओमेगा, जे एस को हम जे ओमेगा लिखते हैं, तो इसके हम 1 ले सकते हैं, राइट। तो इसका अगर हम एंगल लेंगे बेटा, तो ये देखो डिनोमिनेटर में है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे सर, एंगल लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट 1। तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस tan इनवर्स ऑफ, सर ये देखेंगे तो 1 हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, -45 डिग्री का हमारे पास एंगल देगा ये। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, राइट। कुछ नहीं बेटा, ये डिनोमिनेटर में एंगल है ना 1 + j ओमेगा, तो इसका एंगल निकाला है, जो ऊपर लेके जाकर मैं माइनस करूंगा, तो इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो उसी को हम π/4 भी लिखते हैं माइनस में, तो ये हमारे पास फेज एंगल कितने का बना, π/4 का। अब अगर सपोज मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं ओमेगा इज इक्वल पुट करता हूँ, तो 1 + j1 है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1/√ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1/√ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों के एडिशन 2 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड कितने का दे रहा है सर, 1/2 का दे रहा है। फेज एंगल कितने का दे रहा है सर, 45 डिग्री का दे रहा है। तो ये बोलना चाहता है कि अगर आप ये इनपुट दोगे, तो इसमें ध्यान से देखना, इस साइन में जो टी है उसमें एक एंगल आपको मिला, जो कि आपके पास प्लस या -5 हो जाता है, यहाँ पर +-5 हो जाएगा, और इसको मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये हमारे पास सी ऑफ टी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो सी ऑफ टी में यम की वैल्यू कितनी आपको देखने को मिली, तो 1/√2, राइट, साइन, और यहाँ पर प्लस और -5, तो आप बोलोगे -5 है सर, और जो कि हमारे पास साइन टी -π/4 का है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं मैच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आंसर कितना बना है, तो ये हमारे पास आंसर बना है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप सिग्नल सिस्टम में भी कई बार यूज कर लेते हो, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में, राइट। और तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा हट के क्वेश्चन था, बट इट्स ओके। अब आगे क्या बोला है, द कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड फॉर दी d² x/dt का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 12 1 माइनस e⁻²t, ऐसा दिया गया। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट, इस सिस्टम का रिस्पॉन्स उन्होंने पूछा है जब t इज इक्वल टू इन्फानाइट है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्स की उन्होंने इस क्वेश्चन में अगर मैं बता दूं कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, मैंने सभी को बोला कि रिस्पॉन्स इज नथिंग बट आउटपुट, हमेशा याद रखना आउटपुट होता है, रिस्पॉन्स इज नथिंग बट आउटपुट। आउटपुट की उन्होंने बेटा फाइनल वैल्यू पूछी, फाइनल वैल्यू पूछी, बाकी कुछ नहीं, राइट। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हम टाइम में भी लगा सकते हैं, और एक हम किस में भी लगा सकते हैं, हमारे लाप्लास डोमेन में भी लगा सकते हैं। लाप्लास डोमेन में इजी होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना। तो एस टेंस टू क्या बनेगा, उस समय 0 हमें पुट करना पड़ेगा। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम ये है सर, अगर मुझे चाहिए किसी भी फंक्शन का फाइनल वैल्यू, तो लिमिट सपोज मुझे चाहिए एस टेंस टू 0, तो हम क्या कर लेते हैं फाइनल वैल्यू के लिए, तो हम सर एस मल्टीप्लाई बाय जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और लाप्लास डोमेन में, तो इससे हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है, राइट ना। तो बेसिकली अभी मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एस की जगह पर इस फंक्शन का ये चीज़ चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखना, डबल डेरिवेटिव इसलिए एस स्क्वायर, और इसके लिए मल्टीप्लाई क्या होगा सर, एक्स ऑफ एस प्लस ये 6 हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव तो सिंगल टाइम एस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एक्स ऑफ एस आ जाएगा प्लस 5 × x ऑफ s आ जाएगा। इधर से भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस 1/s प्लस 2, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सभी को पता होगा, e⁻²t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, राइट। तो यहाँ से अगर मैं x ऑफ s लेता हूँ तो क्या बनेगा, s² प्लस 6s प्लस 5, राइट, इज इक्वल टू आपके पास 12, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, s प्लस 2 इंटू सॉरी माइनस s इंटू यस इंटू एस प्लस 2 आपके पास बनेगा। तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा, तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या बनेगी सर, ये एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 24, यहाँ पर बनेगा s इंटू एस प्लस 2, राइट, ये चीज़ बनेगी। तो मुझे एक्स ऑफ एस की इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय यस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 में लिख सकता हूँ।
तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक्स ऑफ एस की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसमें अगर मैं सपोज लिमिट पुट करता हूँ एस टेंस टू 0, एस मल्टीप्लाई विथ 24 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। तो ये चीज़ बनी, तो आप क्या बोलोगे सर, एस स्क्वायर, सॉरी एस एस गेट कैंसल आउट, तो 24 डिवाइड बाय, अब एस इज इक्वल टू 0 भी मैं पुट करता हूँ तो 0 प्लस 2, राइट। और यहाँ पर क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर मतलब 0, ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0 प्लस 5 बनेगा। तो ये कितना बनेगा सर, ये 12 डिवाइड बाय 5 बन सकते हैं, और 12 डिवाइड बाय 5 मतलब 0 पॉइंट, एक सेकेंड अच्छे से देख लेना, 12 डिवाइड बाय 5 नहीं, तो ये कितना बनेगा। सो ये आपके पास कितना होगा सर, 24, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 2.4 आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू बनेगी। तो वेयर इज योर आंसर। तो देखो कितनी प्यार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 2.4। अब यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने फाइनल वैल्यू नहीं पूछी थी, उन्होंने क्वेश्चन में घुमाया कि भाई टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पर उसका आपको फाइनल वैल्यू चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टी इज इक्वल टू इन्फानाइट मतलब फाइनल वैल्यू पूछी उसने इस रिस्पॉन्स की, तो वही चीज हमने सॉल्व की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड था, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू से भी लिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे क्या बोला गया था, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हो बच्चा, इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हो, तो यही हमारे लिए ट्रांसफर फंक्शन होता है, याद रखना। इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब एक इम्पल्स देने पर जो हमें आउटपुट मिलता है उसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, तो वही हमारे लिए इम्पल्स, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स का बेटा अगर मैं सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो यही हमारे लिए ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, एट 8 अपॉन यस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4, राइट। एक सेकेंड, अभी मैं आपको गलत बोल रहा था, हाँ यस, यही आपके पास क्या बन जाता है भाई, ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है, राइट। तो अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर, यही हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। तो अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ध्यान से देखना, सॉरी आपके ट्रांसफर फंक्शन का अगर मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, जो कि मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स ही चाहिए ना, तो मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हटाना चाहता हूँ। तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, तो मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा ना। अभी ध्यान से देखना, इस इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, अगर मुझे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हटाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा ना, दोनों साइड में सपोज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसे समझ लो, यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके साथ कटेगा, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मुझे इम्पल्स 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 रिस्पॉन्स चाहिए ना सर, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो वो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन का क्या रहेगा सर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो मुझे अगर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना रहेगा तो 8 अपॉन यस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4, तो इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोलेंगे सर हम, ए अपॉन एस, पहला तो फैक्टर ये रहेगा, ये अपॉन एस, दूसरा फैक्टर रहेगा सर बी अपॉन एस प्लस 2, तीसरा क्या रहेगा सर, सी अपॉन एस प्लस 4। तो अभी कुछ नहीं, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, देन आपका आंसर बन जाए। तो ए का वैल्यू कैसे बनेगा सर, जो भी ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज लिखो, बस एक के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको छोड़ के सभी ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज लिखना है। तो क्या बोलोगे, ये रेसिडुअल मेथड है, राइट। और कुछ नहीं करना बेटा, ये जब आप लिखोगे तब आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो पुट कर देना, मतलब ए इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो ये अगर वैल्यू आप इसमें पुट कर लेते हो तो यू विल गेट द आंसर। तो ऊपर 8 रहेगा, देन 2, एंड यहाँ पर 4, तो आप बोल सकते हो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे बी देखना है, तो 8 अपॉन यस इंटू एस प्लस 4, राइट, क्योंकि एस प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बी के डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू पुट करूंगा तो एस इज इक्वल टू -2 मिलेगा, राइट। जो फैक्टर आपने छोड़ा ना, तो वहां से आपको एस की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एस इक्वल -2 पुट करूंगा तो 8 -2, और ये -2, ध्यान से देखना, ये -2 प्लस 4 अगर कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय -2, और ये 4, सॉरी 2, तो कितना बन जाएगा 8 डिवाइड बाय -4, तो आप कितना बोलोगे -2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2। वैसे सी की भी वैल्यू निकालना, तो सी की वैल्यू क्या बनेगी,
8 अपॉन यस इंटू एस प्लस टू प्रोवाइडेड एस इज इक्वल टू -4, राइट। तो वैल्यू पुट कर देना, तो कितना बोलोगे सर, 8 डिवाइडेड बाई -4 इंटू -4 प्लस 2, तो 8 डिवाइडेड बाई -4 और ये -2, तो आप कितना बोलोगे सर, 1 बनेगा, राइट। पॉजिटिव में 1, तो सी की वैल्यू बनेगी आपके पास 1, राइट। सी की वैल्यू बनेगी 1। तो अगर ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भाई -2, इसकी वैल्यू बचेगी 1, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो 1 प्लस ई रेस टू, सॉरी नॉट ई रेस टू, यहाँ पर बनेगा ये -2 ई रेस टू -2t, और ये प्लस ई रेस टू -4t, और इन सभी को यू ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर देखना जो आपके पास मिल रहा है, तो 1 प्लस, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से हमने देखा हुआ है। द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पूछा है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, तो आपको मेसन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। तो आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, पी आई डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा होता है। तो ये पी आई एन जो होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होता है, राइट ना। तो अब हम फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जो पहला फॉरवर्ड पाथ आपको अभी दिख रहा होगा, दैट इज G1 G2 है, यही एक फॉरवर्ड पाथ है। लेकिन दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं, एक फॉरवर्ड पाथ, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं डेल्टा लिखूँ तो 1 माइनस, इसको छोड़ के कोई चीज़ें नहीं बनेंगी, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू 1 बनेगी, राइट। तो P1 डेल्टा 1। अब अगर सपोज मैं ओवरऑल डेल्टा की बात करूंगा, तो 1 माइनस सभी लूप लूप कितने आ जाएंगे, तो अभी ध्यान से देखना, ये सभी चीज़ें मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको आती है। तो जो पहला लूप बनेगा वो हमारे पास बनेगा G1 G2 H1, राइट। एंड जो दूसरा लूप बनेगा वो मेरे पास बनेगा G1 G2 माइनस ऑफ H2, ये एक लूप बनेगा। देन दो ही लूप है। देन अगर मैं सपोज नॉन टचिंग लूप की बात करूंगा यहाँ पर, सपोज प्लस 2 नॉन टचिंग लूप की, तो वो हमारे पास 0 बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस G1 G2 H1, और ये माइनस माइनस गेट प्लस, तो G2 H2 बनेगा, तो डेल्टा की वैल्यू। देन अगर आप इसमें पुट करोगे तो आप क्या बोलोगे सर, G1 G2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G2 H2, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 1 इंटू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो आप इसको ऐसा छोड़ भी सकते हो। तो आप बोल सकते हो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो क्या होगा भाई आंसर, G1 G2 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस में आपके पास बनेगा तो H1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइप पूछा गया। तो याद रखना, टाइप आपके पास टाइप आपके पास हमेशा रिलेटेड होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। और मैंने कई बार आपको बोला गया बच्चा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। ओनली जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, राइट। कभी कभी हम जी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओनली जी ऑफ एस से ले लेते हैं, उस समय हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं कि यूनिटी फीडबैक है। बट अभी हम अगर देखें तो दिस इज माई एच ऑफ एस, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एच ऑफ एस प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा बेटा, ओवरऑल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये होगा कि जो जी ऑफ एस है उसको तो पहले लिखो, प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो एस स्क्वायर एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई भी साथ ही कर रहा हूँ, तो एस प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा एस क्यूब एस प्लस 2, तो ये जी ऑफ एस होगा, मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस की वैल्यू पुट करना, तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास एस इंटू एस प्लस 2, ये चीज़ बनेगी। तो आप क्या बोलोगे सर देखो ये एस स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल एस बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखना एक एस स्क्वायर बचेगा, एस प्लस 3 एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि ये एस और ये एस मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर एस प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि एस प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो वट एवर जो भी है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखना, दिस इज माई पी, राइट ना, दिस इज माई पी। तो P इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल 0 पर लाई करें सर, 2, तो हम बोलेंगे इस सिस्टम की जो टाइप रहेगी वो 2 रहेगा, राइट।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। वो बोल रहे थे इस सिस्टम का जो ट्रांस ये रहेगा टाइप जो होता है वो इन दोनों में काटने लगते हैं और बोलते हैं सर टाइप हमारे पास 1 रहेगा। तो आई नो आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में होता था। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, टाइप 1 बोलते थे, क्योंकि वो दिमाग बस इसमें लगा देते एस स्क्वायर और एस क्यूब कटा के एस इज इक्वल टू 1 कर, मतलब एस रेस टू पावर 1, तो इसका टाइप बोल देते 1 होता था। दैट इज रॉन्ग थिंग। सो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन हम बहुत प्यार से देखेंगे। तो ओवरऑल गेन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, तो आपको ब्लॉक डायग्राम का ओवरऑल गेन पूछा गया, तो यहाँ पर क्या आउटपुट रहेगा सबसे पहले मुझे बताना। अब आप क्या बोलोगे सर, इस बिंदी के ऊपर जो आउटपुट होगा वो रहेगा सर समिंग पॉइंट है ना, तो सर ये दोनों का एडिशन करेगा और दोनों भी प्लस में है, तो G1 प्लस G2 यहाँ पर रहेगा, राइट। अब यहाँ पर होने के बाद फिर से अगर मैं सपोज बात करूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज ये भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, राइट, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर सपोज मैं आउटपुट बोलता हूँ, बस ये एक बक्स का मैं लगा देता हूँ। इन दोनों का सपोज मैं बस इस बक्से की आउटपुट की बात कर रहा हूँ, तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या रहेगा। तो आप बोलोगे सर अगेन सर समिंग पॉइंट है, तो इस बक्से का सर जो आउटपुट रहेगा वो भी हमारे पास G3 प्लस G4 रहेगा, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये दो बॉक्स, अब ये सपोज ये पहला बक्सा था ना उसका आउटपुट और ये दूसरा आउटपुट, ये दो ब्लॉक आपके पास कैसे कनेक्टेड है। तो दीज आर इन कैस्केड, तो कैस्केड में दोनों ब्लॉक का आपके पास जो गेन रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब ओवरऑल गेन G1 प्लस G2 यस मल्टीप्लाई विथ G3 प्लस G4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैस्केड है। तो दिस इज माय ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, राइट, या फिर मैं बोलूंगा गेन। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, बट अभी मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ भाई मेसन्स गेन से। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लिखेंगे बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n पी आई डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा होता है, राइट। तो यन क्या होता है अभी अभी मैंने बोला था। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है ना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, तो इसके सेशन मैंने दिए बेटा, थ्योरी के सेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया कर चुका हूँ। ये डेल्टा आई क्या होता है, पी आई क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ओके। मेसन्स गेन फॉर्मूला एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये दो चीजें मैं ऑलरेडी सेशन दे चुका हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, राइट। तो यूट्यूब को थोड़ा स्क्रॉल करोगे, मतलब हमारा जो अगर प्लेलिस्ट पे अगर आप देख लोगे ना, तो वहाँ पर आपको सेशन मिल जाएंगे कंट्रोल सिस्टम के। आई थिंक 20 या 25 नंबर का है, या फिर यस कोई तो नंबर होगा, आप देख लेना, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो P1 की वैल्यू क्या रहेगी। P1 मतलब इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो P1 डेल्टा 1 बनेगा। ऐसे हम बात करेंगे तो P2 डेल्टा 2 बनेगा, ये एक सिलसिला चलता रह जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा। तो पहला पाथ हम देख लेते हैं फॉरवर्ड पाथ कौन सा है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ हमारे पास सर जी, एंड उसको उससे रिलेटेड अगर सपोज मैं डेल्टा 1 की बात करूंगा तो कोई भी देखो लूप नहीं बच रहा, तो 1 माइनस हम बोलेंगे 0। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। एंड देन अगर सपोज मैं दूसरा पाथ बोलता हूँ, तो दूसरा पाथ देखना आपके पास H1 है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मैं डेल्टा 2 बोलता हूँ, तो वो भी आपके पास नहीं बचेगा, तो कोई भी लूप नहीं बचेगा, तो हम बोलेंगे 1 माइनस 0। तो मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है, डेल्टा 2 की भी वैल्यू हमारे पास 1 है, राइट। तो कोई दूसरा पाथ है नहीं। तो अगर मैं सपोज लूप की बात करूंगा तो लूप हमारे पास बस एक ही है, दैट इज G1 H2, और ये माइनस में होगा क्योंकि निगेटिव फीडबैक वाला लूप है। तो ये चीज़ हमारे पास बनी। तो इतना ही है, एक ही लूप है, दो फॉरवर्ड पाथ है, और दो फॉरवर्ड पाथ के करस्पॉन्डिंग उनके डेल्टा भी 1 1 आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो P1 की वैल्यू हम लिखेंगे G1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस G2 नहीं H1 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड बाई ओवरऑल डेल्टा क्या आ जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा आपके पास क्या होगा 1 माइनस, बस आप हमारे पास अभी एक ही लूप है, तो माइनस G1, नॉट G1 ओनली G है, तो ये G1 भी नहीं है, ओनली G ही है, राइट। ये G ही है, इसको G1 मत लिखो। हाँ तो ये हमारे पास G ही है, तो G इंटू H2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो G प्लस H1 डिवाइड बाई 1 प्लस G इंटू H2। तो वेयर इज योर आंसर, ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है G प्लस H1 डिवाइड बाई 1 प्लस G इंटू H2। तो दिस इज योर बेसिकली आपका आंसर, राइट। गेटिंग दिस पॉइंट, यस ऑप्शन नहीं रखे मैंने यहाँ पर, बट ये इसका आंसर है। चलो आगे क्या बोला गया, और ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, डैम्पिंग फैक्टर सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है, एक बार फिर से लिख के देता हूँ। जब डैम्पिंग फैक्टर लाइज इन बिटवीन 1 and 0 रहेगा, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर
डैम्प्ड सिस्टम, ये लिख लेना, कई बार ये पूछा जाता है। जब डेल्टा की डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू 1 रहेगी तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है। डेल्टा हमारे पास, सॉरी, जीटा हमारे पास ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होता है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। और डेल्टा अगर हमारे पास 0 रहेगा तो इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम हम बोलेंगे, राइट, अनडैम्प्ड सिस्टम। अब मुझे बताओ आपके पास क्या बोला है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 को ओवरशूट बोल रहा है, दैट इज रॉन्ग। डेल्टा इज इक्वल टू -2 ओवरशूट बोल रहा है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। डेल्टा इज इक्वल टू -1 बोल रहा है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। क्रिटिकल डैम्प बोल रहा है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। बट डेल्टा इज इक्वल टू 0.5, मतलब ये हमारे पास इस रेंज में लाई कर रहा है ना, और इस रेंज में लाई करेंगे मतलब अंडर डैम्प, राइट। करेक्ट बोला है ना उन्होंने। हाँ, अब अंडर डैम को अंडर शूट उन्होंने बोला है, बाकी कुछ नहीं, तो ये करेक्ट वन है, राइट। अंडर शूट बोला है उन्होंने, कुछ नहीं, तो दिस वन इज अ करेक्ट वन। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने करा ली पूरे कंट्रोल सिस्टम के पूरे क्वेश्चन कवर अप, पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर अप। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बतानी, कल का जो हमारा जम्बलिंग हुआ था क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ पर कवर अप भी कर देता हूँ, नहीं तो इसको मैं अलग से ले लेता। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने क्वेश्चन लिया था बेटा, एक आरएमएस वैल्यू निकालने का, तो उस क्वेश्चन में हमने जम्बलिंग ये की थी कि क्वेश्चन में एक्चुअली सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर था, राइट, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर था, बट मैंने सॉल्व करते वक्त फुल वेव कंसिडर किया था, राइट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा तो जो हमारे पास वेव फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी। और उन्होंने बोला था कि जो मैक्स करंट है, बेसिकली आई मैक्स करंट, वो 2 एम्पियर का बोला था। तो ध्यान से देखना, अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका अगर हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा तो उसके पास एक ही साइकिल आपके पास, मतलब पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगी ना आपको, लाइक लाइक दिस। तो इसका करंट आपके पास बोला गया था कि आई एम की वैल्यू उन्होंने दी थी भाई 2 एम्पियर। आई एम की वैल्यू कितनी दी थी, 2 एम्पियर। तो इसकी आपको, इस करंट की आपके पास आर एम एस वैल्यू पूछी थी, आर एम एस, राइट, इसकी वैल्यू पूछी थी आर एम एस। मैंने पढ़ते वक्त शायद से हाफ वेव पढ़ा था, बट मेरे दिमाग में फुल वेव चल रहा था, तो इसके वजह से वो आंसर नहीं आ रहा था, राइट। तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज सपोज माई डेल्टा टी/2, सॉरी टी/2, और ये हमारे पास डेल्टा टी। तो अगर इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए तो आरएमएस में हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। तो देखना ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, राइट, 4 एम्पियर बन जाएगा। अब ये टी/2 ही रहेगा, और यहाँ पर सपोज टी, तो हम एक ही टाइम पीरियड लेते हैं, टी टाइम पीरियड ही लेते हैं। देन उसके बाद ये हमने कर लिया भाई स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर, राइट, क्योंकि हम आरएमएस में स्क्वायर कर लेते, देन मीन ले लेते। अब मैं लूंगा इसका मीन, मीन लेंगे। अब मीन लेने का मतलब होता है सर एवरेज वैल्यू निकालना। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो इस करंट का अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना, तो आप क्या करोगे सर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम पीरियड होता है, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा इसका, तो एरिया दिखाओ। तो सर ये देखो सर, ये इसका एरिया सर इतना रहेगा। तो एरिया क्या होगा सर, 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ना, तो टी/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा, टी है। ध्यान से देखना, ये पूरा टोटल टाइम है, राइट ना, यहाँ से लेके। तो आप क्या बोलोगे सर, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 4/2, दैट इज नथिंग बट 2। तो आपके पास एवरेज करंट 2 मिला है, देन आप उसका रूट लेना है, रूट मतलब रूट, स्क्वायर रूट लेना है। तो आप अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको फाइनली जो आरएमएस वैल्यू मिलेगी, चलो आरएमएस जो वैल्यू मिलेगी आपको इसको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, किसका सर, जो भी मीन आया है उसका। तो मीन कितना आया, मतलब आपके पास एवरेज वैल्यू कितनी आई सर, 2, 2 आया, तो उसका अंडर रूट लेंगे, तो यह हमारे पास आरएमएस वैल्यू बनेगी। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था बेसिकली आई एम का जो, सॉरी आई आरएमएस का जो आंसर था वो आपके पास अंडर रूट 2 एम्पियर था, राइट, अंडर रूट 2 एम्पियर। तो होपफुली आप समझ सकते हो कि मेरे दिमाग में हाफ वेव नहीं फुल वेव चल रहा था, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था। बाकी कुछ नहीं, ऐसा सेशन रिकॉर्ड करते वक्त चीज़ें हो जाती है, तो इसको थोड़ा आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि सर को आता नहीं, बट सेशन रिकॉर्ड करते वक्त कभी कभी ना मैं कुछ अलग ही धुन में रहता हूँ, तो उस समय शायद से हाफ वेव मैंने पढ़ा रहेगा, बट वहां पर मैंने लिया था फुल वेव, राइट। देखो अभी भी मैंने यहाँ पर फुल वेव ही लिखा है, क्वेश्चन आपके पास हाफ वेव का था बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर का था, राइट। तो और क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व कर रहा था तो तब मैं सॉल्व कर रहा था फुल वेव रेक्टिफायर के करस्पॉन्डिंग, तो इसीलिए क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था, राइट। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप समझ सकते हो कि
सेशन रिकॉर्ड करते वक्त छोटी मोटी गलतियां होती है, तो उसको बस आपको मतलब कमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, राइट। अगर ऐसे कोई अगर चीज़ें होती है तो राइट, उसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, निगेटिवली नहीं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। एंड अगर आपको इस सेशन की चाहिए पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। और ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करो, ओके।